जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जब हम बात करते हैं ताल्लुकात की, तो इसके ऊपर बहुत बहस की जाती है, और खास तौर पर क्योंकि ये जो टाइम है, ये 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस, आजादी की हम बात करते हैं, 75 साल आजादी को हो गए। पर जब हम इस मौजू पर आते हैं तो हमारा एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर क्या वजह हुई कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाए। 1900 के आगाज से हमारे साथ एक ऐसी सूरत हाल बिल्टअप हुई है कि जिस सूरत हाल में फिर हमने इकट्ठे रहना छोड़ दिया। भारत है, एक और कौम भी है, उस कौम ने पैदा होना चाहा, लेकिन फिर भी हम जिंदा रह सकते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा मामला यह है कि पाकिस्तान हो या भारत हो या कुछ और, अंग्रेज जो कुछ लाइनें खींच गया हुआ है ना, वो इतनी मुकद्दस और मोहतरम और बुजुर्ग हैं कि हम उनको हम छेड़ना नहीं चाहते। मतलब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आप ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सिंध टूट जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान टूट जाएगा। यही कैफियत वो रेड क्लिफ की तकसीम थी, जिसके ऊपर हम दोनों आज तक समझते हैं कि वो आसमान से उतरी हुई एक तकसीम थी, जिसके अंदर कश्मीर अगर उधर था तो उधर रह गया, यहाँ था तो यहाँ रह गया। अगर हम पूरा भारत का, जैसे कि ओरिया साहब ने बोला कि नागपुर में, मुझे ऐसा लगता है, मैं मान के चलता हूं कि इनका इशारा आरएसएस की तरफ से था। तो आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं, अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ, उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मुझे फ्यूचर जो है आलिया जी, अगर मैं बोलूं कि मुझे ब्राइट लग रहा है तो ये मेरी बात झूठ होगी। मैं फिर झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहता हूं फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर ब्राइट है। मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर रहा हूं। ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे काफी लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि जब से मोदी जी आए तब से। जब पाकिस्तान के दो हिस्से करे तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की। और जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई है ना, बीजेपी के टाइम पर सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बीजेपी पावर ही बहुत कम में रही है। हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल की, वरना लाल बहादुर शास्त्री 1965 में थे, जवाहरलाल नेहरू 47-48 में थे, इंदिरा गांधी 1971 में थी। तो ये इतिहास है हमारा। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आने जाने से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बदलती। लोगों के एक नजरिए बदल जाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हम जो कश्मीर की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है, और कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1994 में कांग्रेस की सरकार थी पावर में, जब इंडियन पार्लियामेंट ने यह कहा था ऑफिशियली कि कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये हमारा है, हमें इसको लेना होगा। ये कांग्रेस की सरकार ने कहा था, बीजेपी की सरकार ने नहीं कहा था। तो दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आलिया जी, कि ये बात सही है कि वहां से जिस तरह के वाजपेयी साहब भी आए, फिर उसके बाद पीएम मोदी एक मरतबा इस तरह आए कि जब पता ही नहीं चला कि वो आए हैं और अचानक से आ गए। अच्छा, हमने उसको बुरे मानों में लिया, लेकिन अगर आप और ये देखें कि पूरी दुनिया में कहीं किसी आपसे बड़ा कंट्री, बड़ी इकोनॉमी, उसका अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहीं चला जाए तो उसको अच्छे, उसमें खुशी में लेना चाहिए कि जी ठीक है चले, अगर अचानक भी आ गए। लेकिन हम उसको सियासत पे इस तरह की चीजों को खेलते हैं जिस बिना फिर ज्यादा हालात खराब होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मसला पता क्या है? मसला यह है कि दोनों तरफ हम बड़ी अजीबोगरीब पॉलिटिक्स में, अगर पाकिस्तान में वाजपेयी यहां पर आते हैं और या मोदी यहां पर आता है तो हम नवाज शरीफ की बात करते हैं, तो अगर तो आप होते हैं कि जरा सी एक सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है अगर कोई दे दे, कांग्रेस को क्या गाली पड़ती है? इसी बिना तो पड़ती है कि प्रो पाकिस्तान हो, ये तुम उस हमने टेम्परेचर बहुत राइज कर दिया है। मैं आप क्योंकि ये फौज में रहे हैं, इनको खुद पता होगा। मैं 2019 का जिस वक्त मैं पढ़ता हूँ कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, वो सारे का सारा, और क्वेट का, तो मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान से जंग तो इंडिया की खत्म हो गई, पाकिस्तान से तो मामला शायद खत्म हो या ना हो, इंडिया को किस तरह से खेला जा रहा है। और क्वाड क्या है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना क्या है? एक मुल्क अमन से रह रहा है, हमने उसको कंटेन करना है, हमने उसको रोकना है। और क्वाड में क्या करना है? हमने ये करना है, हमने फला करना है। जहां तक चाइना की बात है, मुझे कहता है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं यहाँ पे ओरिया साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि चाइना पीसफुल है। हमारा चाइना के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा अलग रहा है। चाइना के साथ, चाइना पीसफुल नहीं है।
और क्या क्वाड चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल क्वाड चाइना के खिलाफ है। क्या भारत चाइना के खिलाफ है? बिल्कुल चाइना के खिलाफ है। इसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात है ही नहीं। हम अपनी कैपेबिलिटीज किसके खिलाफ डेवलप कर रहे हैं? पाकिस्तान से हमें इतना खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इतना डिस्टेबलाइज अंदर से हो चुका है। यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। हमें नहीं लगता कि कुछ सालों तक पाकिस्तान से, हाँ, छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, एक टेरर अटैक हो गया, एक यहाँ पे दहशतगर्दी का ये हमला हो गया, ये सब चलता रहेगा, छोटी मोटी चीजें। बट अगर हम सोचें कि बिग लेवल मिलिट्री मिसएडवेंचर होगी कारगिल टाइप की, तो वो मुझे नहीं लगता होने वाली है। तो ये हथियार किसके लिए खरीद रहा है इंडिया? जाहिर सी बात है चाइना के लिए खरीद रहा है, जाहिर सी बात है। 90% चाइना के लिए खरीद रहा है, और चाइना को कंटेन करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। 1962 का जो हमारे साथ जंग हुई थी ना चाइना की, वो हम हार गए थे, और ये हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि हम जंग हार गए थे। और हमें सबसे पहले ये सिखाया गया था कि अगर तुम्हें सीखना है अपनी तारीख से, तो सबसे पहले सच बोलो। अगर हार गए तो हार गए, ये मत बोलो कि हम जीत गए और पर किसी ने साजिश कर दी और हम तो जीते जिताए बैठे थे। नहीं, किसी ने साजिश नहीं करी, हम कमजोर थे, इसलिए हम चीन से हारे, और वो चीज हम दोबारा होने नहीं देंगे। ठीक है, चीन चाहता है, चीन आ गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। पहले डोकलाम में आ गया था, सिक्किम के एरिया में, फिर चीन आ गया गलवान के एरिया में, फिर अब चीन अरुणाचल प्रदेश में दरवाजे खड़खड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चाइना कहता है कि साहब ये एरिया हमारा है। तो चाइना जो रशिया का पोर्ट है व्लादिवोस्टॉक, उसको भी चाइना कहता है हमारा है। चाइना का बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलता है, चाइना का बॉर्डर 12 या 13 मुल्कों से चाइना का बॉर्डर मिलता है। और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट 23 मुल्कों के साथ बॉर्डर, जिसके साथ चाइना का बॉर्डर नहीं है उसके साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो देखिए, ये जो चीज है ना पूरी चाइना वाली, ये वी डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट दैट चाइना इज पीसफुल। तो हाँ, जहां तक वॉर की बात है, वो चाइना के लिए हर समय सेकंड ऑप्शन है। लेकिन हमें भी पता लगाना है, और हमने पता लगाया कि चाइना की, जिसको कहते हैं ना कि जादूगर की जान तोते में होती है, बड़ा मशहूर कहावत है, कहानियां हैं। जो तोता है ना जादूगर का, वो चाइना की सप्लाई लाइंस है। जो चाइना की जो सप्लाई लाइंस हैं, चाइना का जो पूरा मामला है, किस तरीके से चाइना का बिजनेस रन करता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर टैकलिंग। इट इज नॉट जस्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन कि भारत सिर्फ अपने जंगी जुनून में आकर S-400 भी खरीद रहा है और ये भी खरीद, नहीं, सिर्फ वो नहीं है। हमें यह पता है कि चाइना के कौन सी चीज कब डिसरप्ट करनी है। क्या भारत आज डिसरप्ट कर सकता है? शायद नहीं, शायद नहीं। लेकिन क्या भारत इसकी तैयारी कर रहा है? बिल्कुल तैयारी कर रहा है। हो सकता है 10 साल के अंदर हमें वो सलाहियत हासिल हो जाए, हमें, कि हम वो काम भी कर सकें। क्योंकि चाइना ऐसी बात नहीं है कि लद्दाख के सामने आ गया और चाइना फिर नहीं आएगा। चाइना फिर आएगा, और फिर आएगा, और फिर आएगा, और ये आता चला जाएगा जब तक चाइना को हम रोकेंगे नहीं। और हमने चाइना को रोकना शुरू कर दिया है। चाइना पीसफुल नहीं है। मैं ओरिया साहब को भी बताता चलूं और आलिया जी आपको भी बताता चलूं कि देखिए, ऐसा है ना कि लोग कहते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ गया। मैंने कई पाकिस्तानी टीवी में सुना है कि भारत अमेरिका की गोद में नहीं बैठा, अमेरिका हमारी गोद में बैठा है। हम जो अमेरिका से लेते हैं, अमेरिका को पैसे दे के लेते हैं। अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए, अमेरिका को डॉलर्स दिए, फिर लिए। ठीक है,